हेलो एवरीवन। आज लोक प्रशासन के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में। यह नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से भिन्न है पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और इसकी क्या परिभाषा है और कैसे इसका विस्तार हुआ, इन सारी बातों को आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। यह कहा जाता है कि यह जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यह पुराने लोक प्रशासन से इसलिए भिन्न है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखता है और उन समस्याओं में अपने विचार प्रकट करता है और समस्याओं के निराकरण में भी अपनी राय देता है। 1968 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत सारे नए विचार आए और इन नए विचारों को ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई है। हम 1971 में फ्रैंक मेरिनी के द्वारा संपादित पुस्तक की बात करें, टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव, और जब यह प्रकाशित हुई थी तो उसके साथ ही इस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मान्यता प्राप्त हुई। नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उदय और डेवलपमेंट में बहुत सारी घटनाएं प्रभावी रहीं और उन घटनाओं के विषय में मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहली जो घटना थी वह थी सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, जो कि 1967 में जारी हुई। द हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस इन 1967। यह 1967 की बात है जब लोक प्रशासन की अमेरिका सोसाइटी से संबद्ध संस्था ने 1966 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय के जॉन सी हनी से संयुक्त राज्य के अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं संबंधी अध्ययन करने को आग्रह किया। 1967 में हनी ने अपना प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन में लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाने पर बल दिया और 4 प्रकार की समस्याओं का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने यह कहा कि स्वतंत्र विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के अध्ययन, अध्यापन और शोध के लिए धन नहीं है। लोक प्रशासन एक नियम है या अनुशासन, इस विषय पर सभी लोग एकमत नहीं हैं। लोक प्रशासन के जो विभाग हैं उन विभागों में व्याप्त अपूर्णता है और लोक प्रशासन के विद्वानों और जो प्रशासक उसमें काम करते हैं उनमें अंतर है। इन उपायों को दूर करने के लिए हनी प्रतिवेदन में कुछ सुझाव भी दिए गए। हनी प्रतिवेदन में इन समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव देते हुए यह कहा गया कि एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए, जिस आयोग का दायित्व आवश्यक शिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराना निश्चित किया गया। इसके बाद जो विद्यार्थी स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए और जो स्नातक या पर स्नातक छात्र लोक सेवा को जीविकाओपार्जन के रूप में अपनाना चाहते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा लोक प्रशासन और सार्वजनिक मामलों संबंधी विद्यालयों और कार्यक्रमों, शिक्षक बनने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष सेवा योजना या छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाए। 5वीं सिफारिश इसकी थी कि विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक मामलों के शिक्षण कार्य संबंधी अध्यापकों के शासन के कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाएं। 6ठी सिफारिश हनी प्रतिवेदन की थी कि सार्वजनिक मामलों संबंधी शिक्षण और शोध पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा संघीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय शासनों और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा लोक प्रशासन और सार्वजनिक मामलों के विद्यालयों और कार्यक्रमों को उदारतापूर्वक सहायता दी जानी चाहिए। लोक सेवा संबंधी प्रशिक्षण, शिक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालयों की समीक्षा होनी चाहिए
जिससे उनके कार्यों और कमियों के बारे में जानकारी मिल सके। इस प्रकार बहुत सारी बातें की गई थी हनी प्रतिवेदन में, और इस प्रतिवेदन पर अमेरिका में क्या हुआ कि बहुत सारी मिश्रित प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया तो कुछ लोगों ने इस पर विवाद भी उत्पन्न किए। वास्तव में हम देखते हैं कि हनी प्रतिवेदन में जो भी मुद्दे उठाए गए थे वे बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जो नहीं उठाए गए थे और वे भी बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर भी हनी प्रतिवेदन को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम समझा जाता है। इसके बाद दूसरा जो सम्मेलन हुआ वह था लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहारवादी सम्मेलन, जो कि 1967 में हुआ। द कॉन्फ्रेंस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1967। कैसे हो लोक प्रशासन का जल्दी से जल्दी और शीघ्र से शीघ्र विकास, इसकी आवश्यकता को अनुभव करते हुए राजनीति शास्त्र परिषद और समाजशास्त्र परिषद ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका विषय था लोक प्रशासन का सिद्धांत और व्यवहार, उसका क्षेत्र, उद्देश्य और अध्ययन पद्धति। विद्वानों ने एक सम्मेलन किया और विद्वानों ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस सम्मेलन में कुछ मुद्दों में मतभेद भी पैदा हुए। कुछ विद्वान इसे विशुद्ध बौद्धिक चिंतन का विषय मानने लगे और कुछ इसे सिर्फ व्यवसाय मानते रहे, जबकि कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन की सार्वजनिक हित में व्याख्या की और इसका संबंध केवल प्रशासन से माना। इस सम्मेलन में भी बहुत सारी बातें रखी गई और वे बातें इस प्रकार हैं। विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को निश्चित करना बहुत कठिन है और उसकी परिभाषा करना भी उतनी ही कठिन है। दूसरी बात, विद्वानों ने यह मानी कि लोक प्रशासन में विभिन्न अभिकरण नीतियों का निर्माण करते हैं, अतः नीति निर्माण और लोक प्रशासन का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात, एक विषय के रूप में अमेरिकी लोक प्रशासन का संबंध केवल अमेरिकी लोक प्रशासन से ही होना चाहिए। नौकरशाही का संबंध संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों ही प्रकार से किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन और वाणिज्य प्रशासन का प्रशिक्षण एक जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों को एक जैसा प्रशिक्षण नहीं मिलना चाहिए। लोक प्रशासन के दोनों सिद्धांत, आदर्शात्मक प्रशासन सिद्धांत और विश्लेषणात्मक सिद्धांत, अव्यवस्थित हैं। लोक प्रशासन में प्रबंध कुशलता का स्थान नीति और राजनीति संबंधी बातें लेती जा रही हैं। भावी प्रशासकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और समाज से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जैसे दंगों, हड़तालों, झुग्गी झोपड़ियों आदि समस्याओं का लोक प्रशासन कोई उत्तर नहीं दे सका है और लोक प्रशासन को चाहिए कि वह इन समस्याओं को भी देखे और इनका समुचित उत्तर दे। तो इस प्रकार ये दूसरा सम्मेलन था जो लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी सम्मेलन था और यह 1967 में हुआ। इसके बाद तीसरा जो सम्मेलन हुआ वह था 1968 में, जिसे हम मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 मानते हैं और यह 1968 में हुआ। इसके लिए दो तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं, जैसे कि 1960 में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थीं, लेकिन लोक प्रशासन को इनका ज्ञान नहीं था, इसलिए लोक प्रशासन इन समस्याओं को दूर करने में समर्थ नहीं रहा था। वाल्डो ने लिखा ही था कि लोक प्रशासन जो है उसमें सारी समस्याओं को डील करने की जो सामर्थ्य है वह नहीं है। इसके बाद फिर से एक सम्मेलन हुआ जो कि 1988 में हुआ, जिसे कि हम लोग कहते हैं मिन्नो ब्रुक 2 सम्मेलन। यह सितंबर 1988 में हुआ था। यह पिछले मिन्नो ब्रुक सम्मेलन से 20 वर्ष बाद हुआ था और इस सम्मेलन में भी लोक प्रशासन के बदलते हुए युगों में तुलना करने के लिए कहा गया और यह कहा गया कि लोक प्रशासन में जो संगठन है, लोक प्रशासन की जो स्तर और दिशा है, लोक प्रशासन में सामाजिक समस्याओं को भी डील करना चाहिए और इसी बात को ये सेकंड जो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन है उसमें रखा गया। अब हम अगर यह देखें कि मिन्नो ब्रुक 1968 का जो पहला सम्मेलन था
और मिनो ब्रुक 1988 का जो दूसरा सम्मेलन था उसमें क्या अंतर है, तो हम यह पाएंगे कि जो पहला सम्मेलन था 1968 में हुआ था वो इस अर्थ में संकीर्ण कहा जा सकता है कि इसमें जितने भी प्रतिभागी थे वे राजनीति विज्ञान से थे, लेकिन जो सेकंड वाला सम्मेलन हुआ वह बहुत व्यापक था। उसके प्रतिभागी प्रशिक्षण विधि के थे, उसमें अर्थशास्त्र के भी लोग थे, नियोजन के लोग थे, उसमें नीति विश्लेषण किया गया और नगरों का भी अध्ययन किया गया। मिनो ब्रुक सम्मेलन जो 1968 का था वह विवादास्पद था, उग्र था और क्रांतिकारी था, लेकिन जो सेकंड सम्मेलन हुआ 1988 में वह जो है वह बहुत व्यवहारिक था, वह कम उग्र था और उसमें जो भी लोग सम्मिलित थे उनके प्रति सम्मान का भाव उसमें ज़्यादा था। मिनो ब्रुक सम्मेलन 1968 में प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता और परिवर्तन पर जोर दिया गया था और मिनो ब्रुक 1988 सेकेंड सम्मेलन में नेतृत्व, संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य, तकनीक, नीति और आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया गया था। मिनो ब्रुक सम्मेलन 1968 की फिर से मैं बात करती हूँ और वह सम्मेलन जो था वह निर्णायक रूप से व्यवहार संबंधी विरोधी था, लेकिन जो दूसरा सम्मेलन 1988 में हुआ यह सामाजिक और व्यवहार संबंधी विज्ञानों में लोक प्रशासन के योगदान के प्रति अधिक संवेदनशील था। इस प्रकार जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो हम यह पाते हैं कि मिनो ब्रुक सेकेंड सम्मेलन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं और क्षेत्र शामिल थे जो कि मिनो ब्रुक 1 के सम्मेलन से बिल्कुल अलग थे, जैसे कि उसमें सामाजिक समानता को शामिल किया गया, सदाचार को, मानव संबंध को, जवाबदेही को और लोक प्रशासन और लोकतंत्र और प्रशासनिक नेतृत्व में मेल कराने में यह सम्मेलन समर्थ सिद्ध हुआ। इसके अलावा लोक प्रशासन ने सामाजिक समस्याओं में दिलचस्पी लेने शुरू कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे 1988 से हम ये देखते हैं और पाते हैं कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ और आज यह नवीन लोक प्रशासन समाज की विभिन्न समस्याओं, सिद्धांतों के साथ साथ, सिद्धांत तो उसमें हैं ही, उसके साथ साथ सामाजिक समस्याओं को लेकर भी चला है और उन सामाजिक समस्याओं को डील करने में यह अपनी एक औचित्यपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो यही है नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ट्रेडिशनल या परंपरागत लोक प्रशासन से अलग है और आज के परिप्रेक्ष्य में यह काफ़ी सफल है। मैं आशा कर रही हूँ कि मेरे इस डिस्कशन से आपको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू।